ना आगे चल रहे देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फिर से बता रहे एक बार, वो प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं जितने हैं, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है समझो, और यहां लाके रखा है अपन ने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। Q0, तो Q0 है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो यहां लाके रखा है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये उसको क्या करेगा, रिपेल, यानी इधर, ये इधर, यहां रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, ठीक है। रिपल्शन बता रहे हैं ये सब। यानी आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो इधर रिपेल होगा, यहां रखेंगे तो इधर रिपेल होगा, यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो ये लाइन है, यहां रखेंगे तो ये लाइन है। यानी अगर आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखा है Q0, तो वो ये लाइन पे रिपेल होगा। ये तो अपन ने कम बनाए हैं, और भी बना सकते हैं, हर पॉइंट से एक लाइन बना सकते हैं आप लोग, पर वो कंजेस्टेड हो जाएंगे। ये इसको नाम भी दिया था अपन ने, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, याद रखना। और ये है रेडियल इनवर्ड अलोंग द रेडियस। आप चाहे तो इसको सर्कल बना सकते हो, सॉरी स्फीयर बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं, चार्ज एट द सेंटर, और ये स्फीयर समझो, सब तरफ से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं। ये चार्ज है, इधर भी लाइन ऑफ फोर्स, इधर भी, इधर भी, तुम लोग की तरफ, या ऐसे या ऐसे या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इट इज रेडियल इनवर्ड, सॉरी या आउटवर्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, यहां आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखा, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये पाथ फॉलो होगा। यहां रखेंगे तो ये पाथ, यहां रखेंगे तो इधर, तो ये है ऐसे, ठीक है। यानी अगर आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लाके रखा है, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एरो देखो किधर की तरफ, इसीलिए इसको लिखा है नाम रेडियल इनवर्ड। ये रेडियल आउटवर्ड, ये रेडियल इनवर्ड। जो भी डायग्राम बना रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की बाद में बनाएंगे। तो देखो फिर से, सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप एक स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है। तो वहां से जो लाइंस निकल रहे हैं वो हर तरफ निकलेंगे चार्ज में से, जैसे बल्ब है समझो, बल्ब में से रोशनी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब तरफ जा रही है। तो बल्ब एट द सेंटर, और एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर, स्फीयर कंसीडर करो, वैसे यहाँ है चार्ज एट द सेंटर और सब तरफ लाइंस निकल रहे हैं। तो ये रिपेल कर रहा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। अब एक रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, तो रेडियल इनवर्ड। देख लो ये दो डायग्राम देखो, प्रॉपर्टीज होने के सिर्फ डायग्राम समझा रहा पहले, फिर प्रॉपर्टीज एक बार फिर से बताया था। याद रखना आप लोगों को प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यहां आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखा है, तो ये रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को और ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रहेगा। एरो देखना, या इधर रखेंगे तो ऐसे पाथ फॉलो होगा, ये एरो ऐसे दे दो कि भाई निकल रहे वहां से, अब यहां से आगे इधर पहुंचे, ये रहेगा। उसके बाद दो पॉजिटिव चार्ज के लिए लिए थे, लाइक चार्जेस है समझो, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो इधर का रिपल्शन जाना है, थोड़ा इसकी तरफ जाएगा और इसकी तरफ भी रिपल्शन है, तो दोनों से दूर जाएगा, यानी ये पाथ फॉलो, और यहाँ रखेंगे तो इधर, ठीक है। यानी आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर नीचे रखा है यहाँ पे, तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। तो ये डायग्राम थे, यूनिफॉर्म फील्ड की बात में बनाते हैं। ये सारे जो डायग्राम बनाए हैं वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस, और ये लाइक चार्जेस। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं।
सबसे पहली डेफिनेशन लिख सकते, दो डेफिनेशन है उसमें से आप एक कोई भी लिख सकते, प्रॉपर्टीज में ही लिखो, सब डेफिनेशन भी उसमें डालो, पहले एक डेफिनेशन लिखो फिर बाकी सारे प्रॉपर्टीज में जो आपको करना है। देखो तो ये फर्स्ट यहाँ लिख रहे कितने प्रॉपर्टीज होते हो देखते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, ये याद रखना, सबसे पहले तो ये लिखना कि इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये पिक्चर के फॉर्म में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में ये हुआ है, बताया था वहां पे कि आप पिक्चर के फॉर्म में अगर दिखाना चाहे पेपर पे तो कैसे दिखा सकते हैं, ये पर ये कोई अपने मन से किधर भी लाइंस नहीं बनाया है, ये प्रॉपर रूल के हिसाब से बनाया है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो जिधर जाएगा वही डायरेक्शन रहेगी या वही पाथ जो फॉलो करेगा वही लाइन बना लो, वो लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। पिक्चर के फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डेफिनेशन, these are the path traced by electric line of forces are the path traced by unit positive test charge in an electric field। आप इस unit positive test charge को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, वो जो पाथ फॉलो करेगा दे आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द पाथ traced by unit positive test charge in an electric field, path traced by unit positive test charge in an electric field, ये हो। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड डेफिनेशन है, these are the curves, जैसे ये पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, बताया था ये, this will give the direction of electric field intensity। तो सेकेंड डेफिनेशन, अच्छा ये तो ठीक है, इधर फोर्स है रिपल्शन का, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ तो यही टेंजेंट है, यही स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ कर्व है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दीज आर द कर्व्स सच दैट the tangent at any point on the curve gives the direction of electric field intensity E। दो डेफिनेशन है, दोनों को प्रॉपर्टीज में डाल दो और अगर डिफाइन आया तो दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गई, फिर से एक बार बता देता, फिर से देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। नाउ सेकंड डेफिनेशन, दीज आर द कर्व्स सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व give the direction of electric field intensity, ठीक है। Now third, सिंपल था, देखो शुरू कहां से हो रहे हैं और खत्म कहां हो रहे हैं। They originate from positive charge and ends on negative charge। शुरू हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो रहे हैं नेगेटिव, या ये डायग्राम में देखो, शुरू हो रहे हैं पॉजिटिव से, एंड हो रहे हैं नेगेटिव पे। थर्ड प्रॉपर्टी, they originate from positive charge and ends on negative charge। डायग्राम देखो और लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज जहां जा रहा, लॉजिक लगाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ये एरो दिया है। यहां रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो ये उसको रिपेल करेगा, इधर जा रहा, यहां रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, इधर जा रहा। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वापस से देखो, they originate from positive charge and ends on negative charge, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसी पर है, they originate जहां से शुरू होंगे and where they end, they originate and end normal to the surface। जहां से शुरू होंगे वहां पे भी नॉर्मल, जहां खत्म होंगे वहां पे भी 90 डिग्री पर ही रहेंगे, ये देखो। तो they originate यहां पे 90 और जहां खत्म होंगे वहां पे भी 90। They originate and end normal to the surface, they originate and end normal to the surface। चारों प्रॉपर्टीज लिख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करो, नोट डाउन करो। प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं, ध्यान रखो यही होमवर्क है इस वीडियो का कि आप लोगों को सारे प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं। और ये डायग्राम 1 2 3 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की जो बनाएंगे वो, तो ये रेडियल आउटवर्ड है, ध्यान रखो, ये रेडियल इनवर्ड, सिंगल चार्ज है तो, नहीं तो ऐसे ये रिपल्शन बता रहा और ये अट्रैक्शन बता रहा, ध्यान रखो। देख लो एक बार, चारों प्रॉपर्टीज नोट डाउन करो, फिर आगे चलो।
चल फिर से एक बार बता देता, चारों प्रॉपर्टीज वापस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द कर्व सच दैट, अच्छा वो उल्टा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी आगे, these are the curves such that the tangent at any point on the curve gives the direction of electric field intensity. या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. थर्ड पॉइंट, they originate from positive charge and ends on negative charge. Next point, fourth, they originate and end normal to the surface. जहां से originate होंगे और जहां end करेंगे surface को normal रहेंगे. Next, these lines never intersect each other. अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये अपना अपना पाथ फॉलो करेंगे, यानी ये इंटरसेक्ट नहीं होने वाले लाइंस. These lines never intersect each other. These lines never intersect each other. ये हो गए 5, ठीक है. Sixth property, where the field lines are more crowded. देखो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ज्यादा crowded, और जितना दूर जाएंगे क्राउड कम होते जाएगा, मतलब फील्ड वीक होते जा रहे हैं. यहाँ पे देखो चार्ज के पास ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब फील्ड क्या होते जा रहे हैं, वीक. तो वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग, यानी जहां लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है मतलब फील्ड स्ट्रांग है. एंड वेयर दे आर अपार्ट द फील्ड इज वीक. वेयर द लाइन ऑफ फोर्सेस आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग, एंड वेयर दे आर अपार्ट द फील्ड इज वीक. Next property, अच्छा मिटाना पड़ेगा, ये वाली डायग्राम है. यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में लिख लो. इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, पहले जो चारों डायग्राम बनाया है वो नॉन यूनिफॉर्मिक है. ये जैसे यहाँ प्लेट है और यहाँ प्लेट है, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इधर, उतने ही नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है. इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड द फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड. देखो ये 7th प्रॉपर्टी, ये भी डायग्राम ड्रॉ करना. नेक्स्ट, these lines can pass through insulator. ये लाइन इंसुलेटर में से पास हो सकते हैं, but these lines cannot pass through conductors. ये कंडक्टर्स के अंदर से लाइंस पास नहीं हो सकते. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना ये वाली. These lines can pass through insulator, यानी इन दोनों के बीच में अगर इंसुलेटर रखे तो इन दोनों के बीच में लाइन पास होंगे, मतलब फोर्स है. पर अगर मेटल रख देंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं है. अगर जैसे बताया था ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव, बीच में अगर मटेरियल डालेंगे जैसे मेटल, तो फोर्स कितना बताया था, 0. कूलम्ब्स लॉ के टाइम बताया था. बीच में आप दोनों चार्ज के बीच में कोई दूसरा मटेरियल भी डाल सकते हैं, बट अगर आपने एयर रखा है, वैक्यूम रखा है, तो k की वैल्यू 1, और अगर आपने कोई दूसरा मटेरियल रखा है तो k इज ग्रेटर देन 1. बट अगर इन दो चार्ज के बीच में मेटल रखा है तो k की वैल्यू इंफिनिटी, और फोर्स कितना था, 0. अगर फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0. तो वही अपन यहां बोल रहे हैं कि these lines of forces can pass through insulators but they cannot pass through conductors. metals में से पास नहीं होंगे, कंडक्टर्स में से पास नहीं होंगे, ध्यान रखो. These lines of forces can pass through insulator but they cannot pass through conductor. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बची है और वो इक्वेशन है, ध्यान रखना, वो भी समझा लेना. तो ये हटा देते, ये डायग्राम में ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म फील्ड की. लास्ट प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टीज लिख के भेजने हैं, ध्यान रखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, समझा रहे हैं. ठीक है, अब ध्यान दो, ये भी डायग्राम हटा देते, एक ही डायग्राम रखते तो देख समझ लेंगे. एक बार याद करिए, लाइंस बना रहे फिर से एक दो और ध्यान दो. यूनिट एरिया बना
बनाते हैं, यानी एक जैसा एरिया बनाएंगे। ध्यान रखना, एक एरिया यहां बनाए, उतना ही एरिया यहां बना। ठीक है, एरिया है समझो ये ds और वही एरिया यहां पे रखा है ds। तो यहां से उस ds एरिया में से देखो कितने लाइन पास हो रहे हैं, 1 2 3, उसी को आगे एरिया कंसीडर करेंगे तो एक ही लाइन पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप दूर जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस उस एरिया में से पास होने वाले कम हो गए। नंबर ऑफ लाइंस कम हो गए मतलब क्या कम हो गई, इंटेंसिटी। वही यहां पे अपन बोल रहे हैं कि अगर आपको दो एरिया दिए हैं यूनिट, ये ऐसे, ठीक है, अब इस यूनिट एरिया में से मान लो कितने लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे और इस एरिया में से इतने ही लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे, तो बताओ कौन सी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, ए वाली केस या ये बी वाली केस? डेफिनेटली ए वाली केस। जिन्होंने बोला है ठीक है, ए वाली केस क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है। जहां लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, अभी बताया था, वेयर दे आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां कम क्राउडेड है वहां इंटेंसिटी वीक है। तो एरिया ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब लिखेंगे 9th वाली तो इसमें ये फॉर्मूला भी मेंशन करना, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर मतलब कौन में, पर यूनिट एरिया, पूरा लिख ही देते उसको, एरिया है वो। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीनिंग जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उस यूनिट एरिया में से पास हो रहे हैं उतनी स्ट्रॉन्ग क्या है, इंटेंसिटी, यानी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड। फिर से सुना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखते समय ऐसे लिखा प्रोपोर्शनल, बट इक्वेशन में इक्वल, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ये कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उस एरिया में से पास हो रहे होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी रहेगी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने काम आने वाला है आगे, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो बताया था वो याद रखना, these lines can pass through insulator but they cannot pass through conductor। and next property 9, number of line of forces per unit area is directly proportional to electric field intensity। तो यहाँ एरिया बनाए तो ज्यादा लाइन पास होंगे मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ एरिया बनाए कम लाइन पास होंगे मतलब इंटेंसिटी भी। ये दोनों कंपैरिजन करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कम है, तो यहाँ इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ इंटेंसिटी वीक। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिख के भेजना है। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हुए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज, ध्यान से याद रखो क्योंकि बाद में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे, सेम टाइप के रहेंगे, तो वो तुम लोगों को समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के सारे प्रॉपर्टीज। 9 प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को लिख के भेजने हैं, ठीक है, होमवर्क। और डायग्राम सब 1 2 3 4, पहले 4 डायग्राम बनाए थे वो, और फिर यूनिफॉर्म फील्ड की बनाया था वो बन, ठीक है। देखिए फिर आगे चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज सब लिख के भेजना है विद डायग्राम, होमवर्क है, और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख के रखो। देखो अभी हम लोगों ने लिया है लाइन ऑफ फोर्सेस, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस से ही रिलेटेड है। ध्यान दो, ये वाली प्रॉपर्टी E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ये समझाया ना कि जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगे पर यूनिट एरिया उतनी ही फील्ड स्ट्रांग रहेगी। तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी में देखा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इमेजिन करो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, समझो एरिया सेम है। हाँ, तो अब ये यहां से समझो इतने लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे, कितने 4, अब यहां से इतने 4 पास हो रहे, गिनने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली यहाँ कम है और यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा क्राउडेड है और ज्यादा भी है, तो डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है यानी फील्ड स्ट्रांग है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है यानी फील्ड वीक है। अभी लिया है ये अपन ने, ये डेफिनेशन अपनी हो चुकी है, या अपन बोलेंगे प्रॉपर्टी हो चुकी है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे पर यूनिट एरिया में से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So number of electric line of forces per unit area is directly proportional to electric field intensity। ये अभी बताया, तो ये वापस से लॉजिक याद रखो, अभी लिया ही है अपन ने प्रॉपर्टीज में। नाउ फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू, ये एरिया इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया E इंटू ए। अभी फॉर्मूला नहीं हुआ है, पूरा फॉर्मूला बनने के बाद फॉर्मूला लिखना, तो भी ये इस पर से अपन ये चेंज करके बनाएगा। तो ये जो है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, उसको नया नाम दे दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू गिवन एरिया, अपॉन में से हटा दिया तो गिवन एरिया कितना है A, उसमें से जितने लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे उसी को बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, इसको फाई बोलते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, E इंटू ए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, A भी वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स का क्या वो बाद में देखते हैं, स्केलर है कि वेक्टर है, पर अभी फिलहाल ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो ये एरिया है, तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, बस हो गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, ये लेंथ ये ब्रेथ, मैग्नीट्यूड हो गया। किसी ने पूछा डायरेक्शन, तो अभी इधर लेना है या इधर, वो अपन बाद में देखेंगे, पर फिलहाल अभी याद रखो डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया है आप लोगों का, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर, ये उसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा। ये है एरिया अपना, ठीक है, ये है एरिया, मैग्नीट्यूड निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और डायरेक्शन निकालना है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर। याद रखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये है उसमें। नाउ अब समझना कि क्या हो रहा है, फॉर्मूला बनानी है, पहले पूरा अच्छे से बनाने दो फिर लिखेंगे, समझ के करो। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला लर्न तो हो ही जाएगा, छोटा सा फॉर्मूला E इंटू ए, पर कैसे आया, क्या है, क्यों है, वो सब समझ के करेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। फिजिक्स इंटरेस्ट से करो, वो तो मैं डेवलप करा ही दूंगा जब सामने आएंगे तब, पर इंटरेस्ट से करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट है, तो फिर वो कहीं नहीं ले जाएगा आप लोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा, इजी है, मैंने किया है, तुम लोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, हर चीज समझ के करो, लर्न करके करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा फंडा समझा देता, आगे देखो, समझो दीज आर लाइन ऑफ फोर्सेस, और 3 डायमेंशनल इमेजिन करना ऐसे, अब मैं बोर्ड पे 3 डायमेंशनल लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं निकाल सकता, पर समझो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल इन द सेंस ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट समझो, और उनके बीच में क्या बने हुए हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस, यहाँ से सब जगह से इमेजिन करो, इनके बीच में लाइन ऑफ फोर्सेस है, इन दो प्लेट्स के बीच में। तो प्लेट्स बनाए नहीं है, बना भी सकते हैं, एक भी ट्राई करके। ड्राइंग मेरी सबसे ज्यादा खराब है, बचपन में मैं एक ही ड्राइंग बनाता था खाली, बस मेरे ख्याल से सब लोग भी वही ड्राइंग ही बनाते होंगे। ऐसे देखो, ये पहाड़, ये सूरज, फिर एक नदी, फिर इधर एक घर और एक कुआं, बस इतना बन गया, हो गया, एक पेड़ लगा हरियाली के लिए, और अपना घास बना दिए और पक्षी उड़ा दिए, बस कुछ भी आओ, ये ड्राइंग फिक्स थी। उसमें भी मैं कभी कभी कॉपी कर लेता था बाजू में भी, तो ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है।
तो 3D प्लेट बनने नहीं वाली पता है मेरे को, पर एक कोशिश करके देख लेते बनती है। यूनिफॉर्म फील्ड बना रहे हैं तो दो प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी। ठीक है, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक है, जैसे बन रही बने, ठीक है। अब ध्यान दो, इस प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये 3D इमेजिन करो होती है, देखो लाइन यहां से, फिर ये वाले पॉइंट से भी, फिर आगे वाले पॉइंट से भी, यानी सब तरफ से लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगे। देखो 3D जैसा, ठीक है, थोड़ा बन गया, जितनी खराब होगी उसके हिसाब से ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, ये एरिया इस फील्ड में रख रहा है, ठीक है। अगर ये एरिया रखूं, इसमें दो प्लेट है समझो, ये फिर से इमेजिन करना, ये दो प्लेट, हर पॉइंट से एक लाइन निकल रही, यानी यहाँ पे गुच्छा है लाइन का, बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं, जैसे ये है। अगर इस एरिया को रखूं, ठीक है, या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, कैसे भी रखो, ये ऐसा पूरा स्पेस इसमें घुसा दिया ऐसे, ठीक है, तो ये पूरे लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रहे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसकी जगह अगर ये एरिया रखूं, पहले अपन ने ये एरिया रखा था, अब उससे छोटा एरिया रख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कम पास होंगे क्या? होंगे ना। ये एरिया है, यहाँ पे सब जगह से लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे, और ये एरिया कंपेयर करो, डेफिनेटली यहां से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगे, मतलब काय पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। फर्स्ट पॉइंट, मान लो ये फील्ड वीक है तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कम है, अगर फील्ड स्ट्रांग होती तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस और ज्यादा होते, देखो और ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, फील्ड स्ट्रांग होती तो और ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होते उसी एरिया में से, अभी कम हो रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा, मतलब काय पे डिपेंड कर रहा है, ई पे और ए पे, यानी फील्ड जितनी स्ट्रांग उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, एरिया जितना बड़ा उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये एरिया रखूं और इसी फील्ड में ये एरिया रखूं, तो डेफिनेटली इसमें से कम लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे क्योंकि एरिया छोटा है, ठीक है। ये दोनों तो आ गए। अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना, एंगल पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, ध्यान देना। अगर ऐसे रखूं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, लाल से दिख तो रहा, ठीक है, लाइंस दिख रहे, दिखते ब्लैक से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है अपना एरिया, ठीक है, ये ऐसे रखा है, इसमें से सब में से लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, इतने पूरे एरिया में से लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं इसमें, और ये अपना वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, ठीक है, ध्यान आता ना। तो ये अपना वो एरिया जो अपन ने रखा है, ये उसका एरिया वेक्टर ए। अब ध्यान से देखो, ई और एरिया वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब अभी फिलहाल एंगल कितना है उनके बीच में, 0, ठीक है। देखो ऐसे रखा है, तो हर पॉइंट में से लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है इसमें से। अब मान लो मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, समझ नहीं है, जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स समझो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हर पॉइंट में से, ऊपर से 4, नीचे से 4, इधर से 4, इधर से 4, इधर से 4, इधर से 4, यानी एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, तो ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहे हैं। अब अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दे तो वही लाइन ऑफ फोर्स देखो, दो इधर से आजू बाजू से निकल गए, एक आधी लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास होंगी तो होंगे, तो एरिया वही है पर एंगल बदल गया, एंगल बदल गया तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो पास हो रहे थे वो भी चेंज हो गए। ध्यान दो फिर से, अब ध्यान दो, ये देखो ये 4 लाइन ऑफ फोर्स, यहां से 4 जा रहा है, यहां से 4, यानी 4 + 4 8, ये 4, ठीक है, कितने हुए 12, ये 4 16, ये 4 20, यानी 20 लाइन ऑफ फोर्स, यहां से 4, यहां से 4, यानी एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, यहां से लाइन ऑफ फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इमेजिन करो 3D, ठीक है। अब यहां से 4 गए, 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 ऐसे 20 लाइंस पास हो गए। अब मान लो फील्ड प्लेट वैसी ही है, अपन ने ऐसे रख दिया ये वाला एरिया। अब देखो ये लाइन ऑफ फोर्स, एक ही लाइन फोर्स उससे टकरा रही, बाकी ये जो 2 है वो और ये एक जो है
देखो ये एक खाली टच हो रही, समझो ये दोनों बाजू से निकल जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 बार थे ना ये, तो सिर्फ 5 लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, जबकि ऐसे रखेंगे तो पूरे लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे थे, अब ऐसे रखेंगे तो खाली एक लाइन ऑफ फोर्स, यानी लाइन ऑफ फोर्स कम पास हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एंगल बदल गया। अब अपन ने समझो पहले ऐसा था, तो ये वेक्टर था, एंगल ई और ए के बीच में 0, अब ऐसे रखे ये ऐसे, तो एरिया इधर, अब ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ऐसे, ये एरिया इधर, तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। फिर से देखो, लाइन ऑफ फोर्सेस इधर है और एरिया अपन ने ऐसे रखा है और ये उसका वेक्टर डायरेक्शन, तो लाइन ऑफ फोर्स को क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर, ई को वो परपेंडिकुलर है। तो जब 0 था तो क्या था मैक्सिमम, और जब 90 है तो क्या है लाइन ऑफ फोर्सेस मिनिमम, यानी एंगल पे भी डिपेंड करेगा। फिर से देखना, समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा एसी जनरेटर वगैरह में। इसी में अगर कॉइल रोटेट करेंगे तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है एरिया में, वो अपन बाद में देखेंगे डिटेल में, पर यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आएगा। ये लाइन ऑफ फोर्स 2 प्लेट है, बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अच्छा 4 हाथ नहीं है तो काम आ जाता है। देखो ये 2 प्लेट्स, ये लाइन ऑफ फोर्स इधर से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं। अपन ने क्या किया, ये ऐसे रखा है, तो देखना आप ध्यान से, ये 4 लाइन ऑफ फोर्स है, ये यहां से जा रहे हैं, 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 सभी लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास हो रहे हैं। लाइन ऑफ फोर्स दिख रहे हैं ये डायरेक्शन में, ठीक है, और ये उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया, ठीक है, और उसको परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रहा है। अब इसको ऐसे रोटेट करो तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एक इधर और एक इधर, कितना हुआ 90। अब देखो, अब वही लाइन ऑफ फोर्स, एक आधी लाइन ऑफ फोर्स पास होगी, बाकी बाजू से निकल जाएंगे ऐसा स्ट्रेट, इसमें से एक आधी पास होगी, इसमें से एक आधी, और यानी लाइन ऑफ फोर्स कम होगा, एरिया रोटेट हो गया तो लाइन ऑफ फोर्स कम, ऐसा था तो लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा पास हो रहे थे, ऐसा है तो लाइन ऑफ फोर्स कम, एक ही, देखो एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, बस बाकी आजू बाजू से इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो थीटा 90 है तो मिनिमम, यानी काय पे डिपेंड करने वाला है साथ में, एंगल पे, ई पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, और काय पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। समझना, कोई दूसरा पूछे तो आपको समझा जाना चाहिए, ऐसा हुआ तो समझना आप समझ रहे, ठीक है ना। अब एंगल, अपने पास 2 चीजें एंगल के लिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा, एक था साइन थीटा, एक था कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां साइन थीटा लिखूं या कॉस थीटा लिखूं, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरे पे इन दोनों में से 0 पे मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 आना चाहिए, यानी समझ में आ रहा है, एंगल 0 है तो मैक्सिमम है, और एंगल 90 है तो क्या है, मिनिमम। तो एंगल 0 पे 1 है किसकी वैल्यू, पहले बताया साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती, 1। 0 एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू 1 किसकी है, कॉस की, यानी वो एंगल यहां पे क्या लेंगे, कॉस। तो देखो फर्स्ट cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक भी लाइन पास नहीं होगी, सब लाइन यहां पे अटक जाएंगे, यस, ठीक है। तो यहां से लाइन पास नहीं हो रहा है, और यहां से देखो मैक्सिमम लाइन पास हो, ये एरिया वेक्टर। तो थीटा 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इन दोनों में से 0 पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 0 पे cos 0 इज 1, तो यहां एंगल बन जाएगा cos थीटा। ये बन गया पूरा फॉर्मूला, यानी ई और ए पे तो डिपेंड कर रहे हैं, ये फॉर्मूले से पता चल गया ई और ए, बाकी भी मैंने बता दिया, पर साथ में काय पे डिपेंड करेंगे, एंगल पे, और एंगल क्या लेना है, cos थीटा, ठीक है। इतना देख लो, समझ लो, फिर आगे चलते, देखना समझना। फिर से देखो, ये पहले अपने ऐसे रखा है, 2 प्लेट के बीच में ऐसे, लाइन ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम पास होंगे यहां से, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर, ठीक है, वेक्टर जो लेंगे एरिया की डायरेक्शन वो उसको परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया, ये उसको परपेंडिकुलर। तो पहली केस में ई और ए एक दूसरे को पैरेलल है मतलब थीटा की वैल्यू 0, ये 0 पे मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे,
cos 0 is 1 तभी वो मैक्सिमम रहेगा, इसलिए यहाँ एंगल लिखा है cos थीटा, यानी एंगल पे भी डिपेंड कर रहा। अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दे तो समझो पहले से बता रहे थे कि अब ध्यान रखना लाइन ऑफ फोर्स इसमें से एरिया में से पास नहीं होंगे, ऐसे निकल जाएंगे या कम होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। आइडियल केस में कितने होंगे 0 एंड cos 90 is 0, तो दोनों लॉजिक वेरीफाई हो गए। तो जरूरी नहीं है इतना रोटेट करना है, आप थोड़ा सा भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप ऐसे रोटेट करेंगे नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसमें से पास हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे। यानी एक तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, अगर एरिया बदल दिया आप लोगों ने, ये एरिया ले लिया तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर ये दोनों कांस्टेंट है, यानी अपन ने ये एरिया भी फिक्स रखा और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी फिक्स रखे, इंटेंसिटी भी फिक्स है, तो डिपेंड करेगा काय पे, एंगल पे। ये देख लो एक बार, तो वापस से लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मिटा के कॉन्सेप्ट समझ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा, देख लीजिए फिर आगे चलते। देखो बेटा एरिया का लॉजिक समझ में आया ना सबको, ठीक है। ई और ए फिक्स है, अब ई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी जितने लाइन ऑफ फोर्स है उतने ही है, और एरिया भी फिक्स है, यही एरिया फिक्स है जिसमें से लाइन ऑफ फोर्स पास हो गए। फिर से देखना, अगर एंगल ऐसा है, यानी कॉइल ऐसे रखा है अपन ने, और एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, ये लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास हो गए, तो सभी लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर से ही पास होंगे, और ये एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन, ये एरिया ये उसकी डायरेक्शन, ई और ए पैरेलल, तो जब थीटा 0 है, पैरेलल है, मतलब ए की डायरेक्शन ये और ई भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, मतलब 0 है एंगल, एंगल 0 पे मैक्सिमम है, तो किसकी वैल्यू एंगल 0 पे मैक्सिमम रहती है, cos की, इसीलिए यहां cos एंगल पे भी डिपेंड करेगा। आप जैसे ही रोटेट करना शुरू करेंगे, जैसे आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो अब लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होंगे, इधर से और इधर से निकल जाएंगे, कुछ पास होंगे एक दो, ठीक है, मिनिमम, तो 0 कंसीडर करेंगे, मिनिमम पास हो रहे हैं 90 पे, यानी जब ऐसे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही डायरेक्शन में ये रही, और अब एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, परपेंडिकुलर, थीटा 90 पे मिनिमम और cos 90 मिनिमम रहता 0। तो ये अपने बाद में भी काम आएगा लॉजिक का, थोड़ा समझ के करते हैं। अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। बेटा याद करो रास पिछली क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्या लगता है ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? दो प्रोडक्ट थे अपने पास, एक स्केलर प्रोडक्ट या उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे तो डॉट प्रोडक्ट था, एक वेक्टर प्रोडक्ट उसको क्रॉस से डिनोट करते थे इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट था। अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो निकालो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट एक बार वापस से देख लो, सोचो, बताओ, मतलब बताओ क्या बताएंगे, ऑनलाइन तो है नहीं, सोचो और देखो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, तो याद रखो ये फाई है फ्लक्स, ये ई वेक्टर, डॉट ए, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट की ही डेफिनेशन थी P डॉट Q इज इक्वल्स टू P Q cos थीटा, तो ई ए cos थीटा की जगह लिख सकते ई डॉट ए, cos थीटा हट गया, डॉट आ गया ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे देना नहीं बेटा, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, रॉन्ग हो जाएंगे ये, तो यहाँ अभी डॉट है तो डॉट ही देना। और याद रखो दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंसर जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी जो फाई है वो अब है स्केलर क्वांटिटी, याद रखो ये पॉइंट समझ गया होगा। तो देखो मैं तो फिर से एक बार मैं वो वीडियो की लिंक हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है, स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज वापस देख लो, फॉर्मूला वापस से देख लो, दो टाइप के प्रोडक्ट लिए थे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें आता cos थीटा और इसमें लिया था sin थीटा, तो cos थीटा है ई ए cos थीटा मतलब ई डॉट ए और ये है फाई,
स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंसर स्केलर आता है, और यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, सो आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ई डॉट ए को एक्सपांड करके लिखेंगे तो ऐसा ई ए कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर मत डालना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है पी डॉट क्यू, ये ई डॉट ए पी क्यू कॉस थीटा। तो एक बार मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर ही दूंगा, तो वो आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की देख लेना एक बार। जिन्होंने पढ़ा होगा सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना फॉर्मूला बन गया ई डॉट ए, तो इसको अरेंज करके लिख लेते। ये सब लिखना नहीं है, ये सब समझाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक अपने बाद में भी काम आएगा, अगले साल भी काम आएगा और आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझाना कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है। नहीं समझ में आया वापस देखो, फिर से पूरा नहीं समझ में आया तो मेरे से वापस पूछ सकते हैं आप लोग। शाम को कॉल करो 4 से 6 के बीच में, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब ये मिटा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स वापस से शुरू करते। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ नहीं, देख लो। और डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखो, एक मिनट और ये मिटा ही देते इसको, ध्यान रखो। एक बार डॉट प्रोडक्ट देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, लिंक मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख लेना और वो वीडियो एक बार देख के फिर ये शुरू करना। तो अब ये मैं फ्लक्स वापस से ले रहा, मतलब अब समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हो चुका है, डायग्राम भी हो चुकी है, सब हो चुका है। बेटा हर चीज समझ के करो, हर चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, सामने होते तो फिर मैं पूछ ही लेता कि भाई बताओ, चलो एक जन डेफिनेशन बताओ या कुछ बताओ। तो सामने कैसा है कि जब मैं एक बार पढ़ा देता तो डेफिनेशन में 4 लोगों से पूछता रैंडमली, हाथ ऊपर करने का कोई लॉजिक नहीं, चल तू बता, चल तू बता, ऐसे। डेरिवेशन हो गया तो लिखने को बोलते, 3-4 लोगों का डेरिवेशन भी चेक कर लेते रैंडम। तो कैसा उससे मेरे को पता चलते रहता कि कौन पढ़ रहा कौन नहीं, या कितना समझ में आ रहा। पर अभी इसको कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को करना है, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं समझ में आया तो पूछ ले। ये देखो ये ऐसा, इसको आप ऐसा लिख सकते थे P cos थीटा इंटू क्यू या P इंटू क्यू cos थीटा, ये समझाया था वहां पे। दिस इज कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं P इंटू कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। तो ये काम आएगा मेरे में, तो ये देख लो एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगा, देख लेना एक बार। और वीडियो लाइक भी कर देना, डिस्क्रिप्शन देखेंगे लाइक कर देना। तो मैं वो वीडियो जो भी होगा 8-9 था शायद, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोगों ने वो लिंक देख लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट एक बार देख लो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही है, स्केलर प्रोडक्ट काम आएगा, तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अपन अपने वापस आते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट वगैरह सब बनाना है इसका, तो याद रखो ये स्केलर क्वांटिटी, is a scalar quantity. Now, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल्स टू E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये फाइनल आंसर है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा एक, या फिर ये ऐसे भी आ जाता, एरिया का कंपोनेंट लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, वो भी समझा देता कैसे। तो ये फॉर्मूले याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी याद है, या ये याद रखो या ये याद रखो, ये तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, ये तो फाइनल आंसर है, स्मॉल एरिया के लिए लिख रहे हैं, ध्यान। अगर स्मॉल एरिया ऐसे होता, ये ऐसे, और इसमें से ये लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है E, तो यहां तो ठीक है,
ई और ए दोनों कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? सेम। ए की डायरेक्शन कौन सी लेना है? ध्यान रखो फिर से, देखो समझ लो, ये है एरिया, वो ds ये, और ये लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी ये उसकी डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में ई है। बट अगर वो एरिया थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है तो एरिया का वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो एरिया समझो ये जो है वो ds है, तो ये वेक्टर ds ही है। अभी तो फिलहाल देखो फिर से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है, दिख रही है E, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस वो डायरेक्शन में। अभी भी फिलहाल लाइन ऑफ फोर्सेस वही डायरेक्शन में है, सिर्फ अपन ने क्या किया, थोड़ा एंगल चेंज कर दिया। ये पहले ऐसा था स्ट्रेट, ये उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और ई सेम डायरेक्शन में। अब ये एरिया ऐसा है और देखो एरिया क्या हो गया, ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो इसका कंपोनेंट लो, वेक्टर को दो इसमें डिवाइड करो, एंगल जिसके साथ है वो कंपोनेंट आएगा ds cos थीटा, तो वो यहां लिखा है देखो a cos थीटा, एरिया को ds लिखा है तो a, ठीक है। तो यहां से ये स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स पास होगा e, एरिया का कंपोनेंट e की डायरेक्शन में ds cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया e डॉट ds, ये वेक्टर e ds cos थीटा, एरिया की जगह ds लिखा है, खाली स्मॉल एरिया है इसीलिए फ्लक्स भी d फाई लिखा है, स्मॉल फ्लक्स। समझ में आया? वहां पे भी अपन ने वेक्टर को रिजॉल्व करके बताया था, तो e की डायरेक्शन में ds लो या d की डायरेक्शन में e लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e cos थीटा इनटू a, तो दोनों भी चलते हैं। तो एक बार डॉट प्रोडक्ट देख ले, तो ये देखो अब यहाँ तो ठीक है दोनों सेम डायरेक्शन में, पर एरिया अगर टेढ़ा कर दिया ऐसे तो ये इधर जा रहा और एरिया परपेंडिकुलर को जो है वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की वो ये है। फिर से देखो ये एरिया ये परपेंडिकुलर, अभी दोनों सेम डायरेक्शन है, पर आप उसको ऐसे रोटेट किए तो ये एरिया वेक्टर, इसका कंपोनेंट इधर sin थीटा ड्रॉ नहीं कर रहे, ये ds cos थीटा, एंगल थीटा के साथ cos थीटा, और निकालना है तो इधर आएगा sin थीटा, पर वो कोई काम का नहीं है। तो E ds cos फ्लक्स, ये फॉर्मूला है स्मॉल एरिया के लिए, और ये टोटल एरिया अगर पता है तो ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ये देखो एक बार फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन लेते, यूनिट और डायमेंशन बता दे, ठीक है। तो ये बनाते वापस फॉर्मूला, वापस देख लो इधर, अभी देखो इसको भी भूल जाओ, ये भी हटा देते हैं। अभी ये है समझो, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, एरिया नहीं है तो ऐसा लिया है, ये एरिया का वेक्टर और ये e, ds का कंपोनेंट इधर लिया है ds cos थीटा। ये हो गया स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया। मान लो ऐसा इरेगुलर शेप का एरिया है पूरा ऐसा, ठीक है, और यहां समझो चार्ज है q, इसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, है ना, चार्ज q, सब तरफ लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे ऐसे, तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है इस एरिया में से। तो इरेगुलर शेप का एरिया है तो पहले क्या करेंगे, स्मॉल एरिया लिया ds, उसके लिए अपन ने फ्लक्स निकाल लिया। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे सभी एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं वो निकालना है, यानी क्या करना है, इंटीग्रेट ओवर टोटल सरफेस, इसको इंटीग्रेट करना है E डॉट ds, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। तो जब टोटल सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, E डॉट a, या पूरा सरफेस एरिया ऐसे है। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब ये वाला है, ये चार्ज है और ये एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कितना है, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला 4πr², तो यहाँ डायरेक्ट डाल देंगे एरिया का फॉर्मूला 4πr², s मतलब एरिया, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो। तो अगर इरेगुलर शेप है तो पहले स्मॉल एरिया में से निकालो कितने लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, फिर वैसे ही छोटे छोटे सभी एरिया में से निकाल के ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे मतलब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर टोटल सरफेस S। ये फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो, अगर एरिया रेगुलर शेप का है जैसे जिसका फॉर्मूला मेरे को पता है तो एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दो, ds की जगह s लिखी है बस। तो ये देखो ये फाइनल आंसर हो। यूनिट वगैरह बनाते हैं उसका, देख लो पहले।
इरेगुलर शेप है तो पहले स्मॉल एरिया का निकालो, ds एरिया का, स्मॉल फ्लक्स E डॉट ds या E ds cos थीटा स्मॉल एरिया के लिए। फिर टोटल एरिया के लिए निकालने तो ऐसे छोटे छोटे एरिया सभी ऐड कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप है मतलब जिसका एरिया डायरेक्टली अपने को पता है, इसका स्फीयर का, ये यहां से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, तो कितने लाइन ऑफ फोर्स टोटल आ रहे हैं, याद है ना, रेडियल आउटवर्ड अभी लिया लाइन ऑफ फोर्सेस में, तो कितने लाइन ऑफ फोर्स उस चार्ज में से बाहर आ रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में से लाइन ऑफ फोर्स कितने बाहर आ रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डॉट ds की जगह s लिखना है और s का फॉर्मूला डालेंगे 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला। ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ये चार्ज और ये उसकी फील्ड या उसके राउंड ये स्फीयर इमेजिनरी। इरेगुलर शेप है तो ये मेथड फॉलो करेंगे यहां तक। पहले स्मॉल एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं वो निकाले हैं d फाई, ये फिर टोटल एरिया में से ऐसे ही छोटे छोटे एरियाज ऐड करना है। अगर इस एरिया को पता है तो वैसा ही एरिया यहां बनाओ, वैसा ही एरिया यहां बनाओ, वैसा ही एरिया यहां बनाओ, वैसा ही एरिया यहां, यहां, यहां और यहां, सभी छोटे छोटे एरिया में से जितने भी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उन सबको ऐड करना है। एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन, तो यहां इंटीग्रेट कर दिया। तो आपको कैसे लिख सकते थे, टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेट करो छोटे छोटे फ्लक्स सभी, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds या E ds cos थीटा। अब जब E ds cos थीटा लिखते हैं ना तो यहां वेक्टर मत लिखना है, क्योंकि अब जो डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद जो फाइनल आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देख लो यूनिट डायमेंशन बना लेते, नोट डाउन करो, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो और कोई डाउट रहा तो मेरे से कॉल कर लो। फिर से देखो, स्मॉल एरिया में से निकाले, परपेंडिकुलर नहीं था तो उसका कंपोनेंट इधर ड्रॉ किया है, वो तो समझा ही दिया, E ds cos थीटा। तो ds cos theta is the component of area vector in the direction of E. E ds cos theta पूरा फॉर्मूला बन गया, ये वाला। अब ये स्मॉल एरिया में से, टोटल एरिया में से फ्लक्स कितना निकलता है वो निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट कर दो। और अगर रेगुलर शेप का एरिया है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया का अपने को पता है कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो यूनिट और डायमेंशन बना लेते, इसके ऊपर से गॉस थ्योरम है आगे वाला। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है, तो इसके बाद जो लेंगे गॉस थ्योरम को अच्छे से देखना। पर पहले स्केलर क्वांटिटी है, अब यूनिट और डायमेंशन बचे हैं फ्लक्स के, पहले वो बना लेते। अब देखो यूनिट और डायमेंशन बना लेते, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना, एक बार वापस से रिपीट कर लो लगे तो, ठीक है। वीडियो वापस से देख लेना, फॉर्मूला कैसे आया है समझना उसको। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, लाइन ऑफ फोर्स चेंज होते, एंगल चेंज हुआ तो वो बाद में काम आएगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगे वहां पे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जगह, पर सेम है, यही कॉन्सेप्ट काम आएगा वहां पे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो वहां पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, बट ई की जगह भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जब आएगा तब देखेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तब समझाने का काम नहीं इतना कि एंगल चेंज हुआ तो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे चेंज हो रहे। अब देखो यूनिट और डायमेंशन बना लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो E a cos थीटा। यहाँ वेक्टर नहीं देना, ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी लिखा है। यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, या फिर दूसरा यूनिट था वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पर से यूनिट लिखा था न्यूटन पर कूलम, और एक था ये रिलेशन बताया है v अपॉन d, v पोटेंशियल है, वोल्ट डिस्टेंस मीटर, ये दूसरा यूनिट था। दोनों यूनिट लिए अपने देख लेते हैं एक बार। E का यूनिट हो गया। अब एरिया, तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब ये दूसरा यूनिट लिखा है, एरिया का लिखेंगे मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल, तो दो यूनिट याद रखो, एक ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम और एक है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, फिर से देखो, इसके दो यूनिट, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। एरिया साथ में, तो मीटर स्क्वायर, एक मीटर यहाँ कैंसिल हो गया तो ये बचा वोल्ट इनटू मीटर, यहाँ वैसे ही रखा है तो दोनों में से कोई भी यूनिट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ E जो अपन ने निकाले हैं एंड डायमेंशंस ऑफ A। So dimensions of intensity are M1, L1, P minus 3, I या A raised to minus 1। करंट के लिए I भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, I लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस पहले निकाले अपन ने। ठीक है, नाउ साथ में है एरिया के डायमेंशंस, तो एरिया के डायमेंशन M0, L2, P0, I raised to 0। सिंप्लीफाई कर दो, M1 ये तो 0 ही है, 1 और ये 2 तो L raised to हो गया 3, ये दोनों 0 ही है तो सेम रखो, P raised to -3, I raised to -1। So these are the dimensions of flux। ये हो गई यूनिट, और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, और ये हो गए उसके डायमेंशन M1, L3, P -3, I -1। देख लो, नोट डाउन। तो ये आप लोग एक बार देख के रखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट में एक बार फिर से कल समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम लेंगे। गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में। तो ये इतना नोट डाउन करो। आज का होमवर्क तो स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही भेजना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी लिखने की जरूरत नहीं है, कल एक बार फिर से बताऊंगा, फिर वो होमवर्क में इंक्लूड करें। नोट डाउन करना, डायमेंशंस देख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे होंगे तो अपन ने लिखना है। डायमेंशन हर क्वांटिटी के निकालते आने चाहिए। हाँ,